अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी गई है। बाकी के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना के 13 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेगा। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद सीरियल धमाकों के करीब 14 साल बाद फैसला आया। अदालत ने यूएपीए के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 को उम्र कैद मिली। 8 फरवरी को कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल जेल, इसके बाद में तिहाड़, मुंबई, बेंगलुरु, केरला एंड गया, वहाँ से सब एक्यूज को यहाँ प्रोड्यूस किया था इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड देयर आफ्टर ऑनरेबल कोर्ट हैज ये जो ऑर्डर पास किया है वो। सर, कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या ऐसे एविडेंस थे जिसे कोर्ट ने माना है? इसमें एविडेंस तो 1163 विटनेसेस का एविडेंस रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है कॉन्स्पिरेसी जो भी है वो मानी है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये लोगों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो भी कॉन्स्पिरेसी किया है वो भी माना है। यहाँ ये जो भी एक्यूज है वो अलग अलग जगह से यहाँ गुजरात में आए थे, वो अलग अलग जगहों पे रहे थे। इसके बाद में अलग अलग जगह पे मीटिंग की थी और बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचा था वो सब माना है। करीब 7000 पन्नों के फैसले में अदालत ने इस गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। 38 आरोपियों को तो फांसी होगी ही, अन्य 11 को भी मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। जिन 38 आरोपियों को फांसी मिली है वो आईपीसी की धारा 302, 120B और यूएपीए की धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। उम्र कैद पाने वालों को आपराधिक साजिश और यूएपीए की धारा के तहत दोषी पाया गया है। एक बार उनमें से कुछ दरिंदों के चेहरे और नाम जान लेते हैं, जिनके हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। जाहिद उर्फ जावेद, इमरान इब्राहिम शेख, इकबाल कासम शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल अली मंसारी, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी और मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अनीस अगरबत्तीवाला समेत 38 दरिंदों के हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। सबसे दिलचस्प मामला ये है नेहा कि जो अक्यूज थे उन अक्यूज को डिजिटली आज कोर्ट में पेश किया गया था। यानी अहमदाबाद की साबरमती जेल, भोपाल की जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, दिल्ली की जेल, वहां से ये सारे लोग ऑनलाइन कोर्ट के अंदर सुनवाई सुन रहे थे और फांसी की सजा सुनाई गई है। उस खौफनाक दिन को रमन भाई माली अपना एक पैर गंवा बैठे। जान बच गई, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमन भाई धमाकों में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। आतंकियों को पता था कि धमाकों के बाद अस्पतालों में भीड़ होगी, लोग अपनों की खोज खबर लेने जुटेंगे, इसलिए उन्होंने वहां भी बम प्लांट किए। अस्पताल में हुए धमाकों में कई मरीज, मेडिकल स्टाफ और घायलों की मदद करने आए लोग भी मारे गए। 26 जुलाई 2008 से जो हम इंतजार करते थे, उस समय हमारे दिल में एक ही था कि इतना खराब कृत्य किया है तो इन सभी को फांसी होनी चाहिए। पर आज के दिन 38 लोगों को फांसी हुई और 11 आदमी को आजीवन कैद की सजा जो न्याय तंत्र ने सुनाई है, उससे इतने दिन जो हमारे सीने में दर्द था वो आज हमारा दर्द मिटा है। उसी से हमें एक संतोष मिला है कि भारत के न्याय तंत्र में कोई भी छूट नहीं सकता है और जैसा उन्होंने गुनाह किया है वैसी उनको सजा मिली है। कोर्ट ने इन धमाकों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज, और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है, और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है।
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, LG अस्पताल, बसों, साइकिलों, कार और दूसरी जगह पर बम फटे थे। सूरत में भी अगले कुछ दिनों तक 29 जिंदा बम पाए गए, पर कोई भी बम नहीं फटा। सूरत की 15 और अहमदाबाद की 20 FIR मिलाकर ट्रायल दिसंबर 2009 से शुरू हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की। पुलिस ने दावा किया कि धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, जिसने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। हिजाब विवाद में सोमवार को भी कोर्ट में सुनवाई चलेगी। सवाल उठता है कि शिक्षा के मुकाबले हिजाब के अधिकार को प्राथमिकता देने का विवाद इतना बड़ा क्यों बनता गया? क्या धर्म को लेकर इतनी ही प्रतिबद्धता सभी की है? चित्रदुर्ग जिले में महिला पुलिसकर्मी और हिजाब पहनी छात्राओं के बीच विवाद होता है, जहां हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश और कर्नाटक में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आए निर्देश के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को हिजाब में जाने से रोका। इसके बाद काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बेंगलुरु में छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनकर आने पर परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा। हमको हिजाब अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। वो प्रिंसिपल बोले हैं कि अगर क्लास के अंदर आने का है तो आपको हिजाब निकालना पड़ेगा। वो हम नहीं मान रहे, इसीलिए हमको अभी एग्जाम लिखने से मना कर रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं। यहाँ भी कई छात्राएं हिजाब पहनकर आने पर कॉलेज के बाहर रोक दी गई। गेट के बाहर ये बैठी हुई नजर आई। कर्नाटक के तुमकुर में इंग्लिश पढ़ाने वाली शिक्षिका ने हिजाब हटाकर पढ़ाने आने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लिख दिया कि हिजाब पहनने से रोका तो बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सकती। कर्नाटक की यादगिरी में सरकारी कॉलेज में हिजाब उतार कर आने से छात्राओं ने मना कर दिया। आप अंदर आते का नो एक्स्ट्रा। कोडागू जिले में गेट के बाहर शुक्रवार को भी छात्राएं खड़ी रही। उन्हें हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं मिली। इन सभी छात्राओं को परीक्षा, पढ़ाई और धार्मिक रीति रिवाजों तीनों की चिंता है। हमारे इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इतना हमें ये नहीं निकल के जाएंगे। कुछ भी नहीं हो जाए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हिजाब भी चाहिए। हिजाब डाल के क्लासरूम को हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर चाहिए। एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। कोई इसे जिद कहता है, कोई अपना अधिकार। दरअसल देश में अपने अपने धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए बड़ी स्वीकार्यता नजर आती है। CSDS लोकनीति की 2016 में हुए सर्वे के मुताबिक महिलाओं के घूंघट करने के सवाल पर 68% लोगों ने इसे सही माना, 15% ने खारिज किया, 17% लोगों ने कोई राय नहीं रखी। माथे पर तिलक लगाने को लेकर 73% लोगों ने इस पर सहमति जताई, 9% की राय में ये ठीक नहीं, 18% लोगों ने कोई राय नहीं दी। घर और मस्जिद के अलावा टोपी पहनने के सवाल पर 65% की राय में ये सही है, 16% ने इसका विरोध किया, 19% ने कोई विचार नहीं जताया। दाढ़ी रखने की ओपिनियन पर जब पूछा गया तो सर्वे में 68% ने इसे ठीक कहा, 13% ने गलत बताया, 19% ने कोई राय नहीं दी। जबकि चोटी रखने के सवाल पर 65% ने इसे स्वीकार किया, 11% लोगों ने अपनी राय में से खारिज किया, 24% ने इस पर कोई विचार नहीं दिया। पगड़ी या कड़ा कृपाण के साथ रखने के सवाल पर 63% लोगों ने इसे ठीक कहा, 11% की राय में गलत है, 26% ने कोई राय नहीं रखी। जबकि धोती या पायजामा सार्वजनिक जगहों पर पहनने को लेकर 67% लोगों की राय में ये सही है, 12% ने इसको खारिज किया, 21% ने कोई राय नहीं रखी। इस तरह एक बड़ा वर्ग हर धर्म का ऐसा है जो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए सहमति मजबूती से जताता है। बेंगलुरु से शीजा और नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। और रुक करते हैं यूक्रेन का। युद्ध के संकट के बीच फिर धमाका हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये घटना
चोनिचेस्क शहर में हुई, जहां रूस समर्थक अलगाववादियों का कब्जा है। यहां गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई। रूस समर्थक अलगाववादियों ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। कल भी यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से गोले दागे गए थे। इसमें एक स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा था। नए धमाके से तनातनी और बढ़ गई। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन धमाकों को युद्ध के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में कार में जोरदार धमाका हुआ है। कल भी हुए थे मिसाइल से हमले। तो लगातार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके लिए यूक्रेन में अलगाववादी रूस को जिम्मेदार मान रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग का खतरा हर पल गहराता जा रहा है। बात एटमी ललकार तक जा पहुंची है। रूस अपनी एटमी मिसाइलों की ड्रिल करने में लगा हुआ है। इसे देखने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। रूस दुनिया में एक बड़ी मिसाइल पावर है, इसीलिए जब यूक्रेन के खिलाफ उसने इस तरह की ड्रिल की तो किसी को भी अचंभा नहीं हुआ। रूस भले ही आज आर्थिक तौर पर कमजोर हो, लेकिन उसके पास मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा है जो इस धरती के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकती है। रूस के पास पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें हैं। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती हैं। रूस की इन्हीं खतरनाक मिसाइलों के भरोसे वो आज भी दुनिया में किसी भी देश से टकरा सकता है, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी शामिल है। यूक्रेन को लेकर नाटो देशों से बढ़ते विवाद, रूस ने अपना एटमी दांव चल दिया है और बताया है कि वो अब मिसाइल ड्रिल को अंजाम देगा। रूस के अनुसार क्रीमिया और काला सागर के करीब होने वाले इस अभ्यास में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत रूस का परमाणु बल भी शामिल होगा। इस अभ्यास में रूस की वायुसेना, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड, नॉर्दर्न और ब्लैक सी फ्लीट्स और साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल ड्रिल को देखने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे। अभी तक दुनिया रूस के टैंकों से आग उगलते हुए देख रही थी। रूस की तोप और रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन के बॉर्डर पर गरज रहे थे, लेकिन हर बार रूस की तरफ से जारी वीडियो में एक खास बात देखने को मिल रही थी, और वो है उसकी मिसाइलें। हर वीडियो में रूस की खतरनाक मिसाइलें लॉन्चर पर एक्टिव होते हुए दिखी, लेकिन पुतिन की मौजूदगी में होने वाले अभ्यास में एटमी मिसाइलों की नुमाइश ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले दिनों में जंग शुरू होने की बात कर रहे हैं। engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन से विवाद में रूस की तरफ से एटमी युद्ध की धमकी शुरुआत से दी जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन सीधे अमेरिका को ललकार चुके हैं। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है, तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। अब सवाल यह है कि रूस लगातार एटमी युद्ध की धमकी क्यों दे रहा है, क्योंकि एटमी हथियार युद्ध के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पुतिन इसकी धमकी जंग शुरू होने से पहले ही दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 परमाणु हथियार यूरोप में रूस के खिलाफ तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम तैयार हालत में रखे हुए हैं। ये देश है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16, PA-200 टॉर्नेडो जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड में F-16 तैनात है,
तो जर्मनी और इटली में PA-200 टॉर्नेडो। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकानों पर भेज दिया है। अमेरिका ने यूरोप की किलेबंदी रूस के नाटो देशों पर हमले के खतरे को देखते हुए काफी पहले ही कर रखी है। पुतिन इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने भी ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिसका जवाब नाटो देशों के पास नहीं है। हथियारों की धमकी भर से किसी को भी सिरहन हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में यूक्रेन को लेकर अविश्वास की खाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो दुनिया के लिए किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. रूस के पीछे हटने के दावे को ना तो अमेरिका मानने को तैयार है और ना ही नाटो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक बता रहे हैं। This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तबाह हो चुकी है स्कूली इमारत इस डर की ताजा वजह है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थकों ने ये काम किया है। वहीं रूस यूक्रेन पर पूर्वी यूक्रेन के लोगों के नरसंहार का इल्जाम लगा रहा है। अमेरिका को डर है कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना खोजने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमले का पूरा प्लान पहले ही तैयार हो चुका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस 7 जगह से यूक्रेन में दाखिल होने का प्लान बना चुका है। पहले चरण में वो राजधानी कीव पर हमला करेगा, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा यूक्रेन में संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। रूसी सेना का दूसरा निशाना निप्रो शहर है, जिस पर कब्जे के लिए 3 तरफ से रूसी सेना आएगी। यूक्रेन का निप्रो शहर उसका राजनीतिक और कारोबारी पावर हाउस माना जाता है। इसके अलावा ये शहर आसपास के पड़ोसी देशों के बेहद करीब है। निप्रो शहर के बाद दूसरे चरण में ओडेसा और विनित्सिया पर हमला होगा। हम किसी स्थिति से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हम हर दिन अपनी रक्षा करेंगे, फिर चाहे वो फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल, सितंबर, कुछ भी हो। इस मामले में दिन और महीने अहम नहीं है। यूक्रेन को भरोसा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए उसके राष्ट्रपति अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस समय चरम पर है और ये तनाव और बढ़ गया जब सीमावर्ती इलाकों में बमबारी हुई और दोष दिया गया रूस समर्थित कुछ दलों को, कुछ संगठनों को। अब ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका का दावा है कि रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, बस एक बहाना ढूंढ रहा है और जैसे ही रूस को वो उचित बहाना मिल जाएगा वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। रूस का कहना है कि वो अपनी सेनाएं पीछे हटा रहा है, लेकिन किसी को भी उस पर भरोसा नहीं है। इस तरह दोनों पक्षों में बढ़ते अविश्वास ने जंग के खतरे को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। गौरव सावंत की यूक्रेन आज तक।